नौजवान शायर, लेखक और लेखिकाओं को ला रहे हैं सामने, जिनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा है, और उनसे बात कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग देखें कि हमारे मुल्क में भी टैलेंट कितना छुपा हुआ है और उसे बाहर लाने की सख्त जरूरत है। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति, जो लिखती हैं आदिश्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरफील पर, अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कफील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आदिति जर्नलिज्म की छात्रा हैं और अभी तैयारी कर रही हैं जेएनयू में एडमिशन की। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही जेएनयू पहुंचे, और जेएनयू से इनका पुराना नाता भी रहा है। और खासकर अगर हमारी जो इनसे बात होती है, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी जो कविताएं और जो होती है वो एक क्रांतिकारी कविताएं होती है, जो मतलब अगर आप मायूस से हो गए हो तो इनकी कविता सुन के आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो इनकी कविताओं में अभी आप जैसे जैसे आगे हम बातचीत बढ़ाएंगे, आप इनकी कविता सुनेंगे तो उम्मीद करेंगे आप लोगों में भी ऊर्जा का संचार आएगा। तो आदिति, इधर उधर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि क्रांतिकारी आदिति को मैं जानता हूँ, या फिर मैं आपको जी, आदिश्री कहूँ? आप कुछ भी कह सकते हैं। आप आदिश्री कहिए, आप अदिति कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। आदिश्री में एक कहानी है कि आदि मेरा नाम है और श्री मेरी मम्मी का नाम है। जय श्री से श्री, तो वो माँ और मैंने अपने आप को मिलाया है, तो वो आदिश्री है। बहुत खूबसूरत, ये हमें नहीं पता था, आज आपने बताया तो मैं अब आपको यही कहूंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आदिश्री, इससे पहले कि मैं कुछ और बातें करूं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारी बातचीत की शुरुआत जी। आपके कोई एक क्रांतिकारी कविता के साथ हो। क्रांतिकारी कविता, बात यह है कि कविता लिखी क्यों गई ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और लिखने से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब आप कुछ पढ़ते हो तो आपको लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिनको पढ़ने के बाद ही लिखने का मन किया या लिखा है। तो सबसे पहले तो अभी जो एक बहुत बड़ा आंदोलन रुक गया, उस पर मैं बात करूंगी, जो है कि जामिया का प्रोटेस्ट, जो कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जब हुआ था। तो शाहीन बाग में सीए एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, और उस समय बहुत अंदर से बहुत सारा, मतलब जैसे मन टूट नहीं जाता है, बहुत सारी बातें सुनने में आ रही थी। वहां की महिलाओं के बारे में लोग बोल रहे थे, और बहुत महिलाओं को अंदर बड़ा से ऐसा लग रहा था। हाँ, जी। महिलाओं, और आज भी अभी भी महिलाओं को लेकर के अभी जो हुआ, आप देखेंगे कि एक माँ जेल में है यूएपीए के अंदर, और उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, वो शादीशुदा जी नहीं है बिल्कुल, और मैं माँ कैसे बन गई। आपके इस बात पे जोड़ना चाहूंगा कि कहीं कुछ भी होता है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट महिलाएं ही होती हैं, महिलाएं ही क्योंकि होती हैं। और बात यह है कि अभी इस तरीके की बातें करके आप एक तरफ आप गाय को माँ मानते हो, और दूसरी तरफ आप दूसरे धर्म की औरत को, जो कि माँ बनने वाली है, उसको इस तरह आप अपनी संस्कृति आप खुद दिखा रहे हो कि आपकी संस्कृति क्या कहती है। और उसी समय जब प्रोटेस्ट हो रहा था, और उससे पहले जामिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा था सीए एनआरसी के अगेंस्ट, उसके बाद जामिया के अंदर घुस करके पुलिस ने मारा, और वो जो कुछ भी हुआ उस हालात में बहुत मन टूट गया था। और उस समय मैंने एक कविता लिखी थी कि वक्त आ गया है कविताओं में बदलाव लाने का, अपनी प्रेमिकाओं के साथ सड़कों पर आने का, कलम उठाकर संसद की दीवारें रंग दो, क्योंकि वक्त आ गया है तानाशाही दीवार गिराने का। क्या बात गर है, वाह, लिख रहे हो, बहुत गर बढ़िया। लिख रहे हो अभी भी तुम प्रेमिकाओं की आंखों पर, गुलाबों पर, होठों पर, ख्वाबों पर, तो सुन लो, समझ लो, जान लो, ये जो तख्त पर बैठे हैं, नोच लेंगे उसकी आंखें, लगा लेंगे सारे गुलाब अपने बगीचे में, होठों की मुस्कान दबा देंगे कहीं, और सारे ख्वाब राख कर देंगे। तुम एक कवि हो, तुम्हारी कलम से निकले शब्द से मुरझाए फूल भी खिल उठते हैं। तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, तो लिखो, लिखो कुछ ऐसा कि सोई हुई जनता जाग जाए, जुल्म सहती हुई जनता जाग जाए, और पलट दे तख्त, नया सूरज ले आए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है। तो हाँ, क्या बात है बात यह है आदित्य। कि एक कविता में ना बहुत बढ़िया। हम मैं कुछ देर बहुत मैं शुक्रिया। क्या खामोश हो गया, जो जिस भाव के साथ लिखी गई है ना, बहुत बेहतरीन। मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। और एक, जो मैंने जब शुरुआत किया तो मैं दूसरे मोड में था,
और आपकी इस कविता के बाद मैं दूसरे मोड में चला गया हूँ। बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ये मानना है कि जो सड़कों पर हैं, जो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। आप अगर नहीं उनके साथ जा सकते तो आप क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पर विरोध करना बहुत जरूरी है। उस समय मजबूर थे, घर पर थे, नहीं जा सके प्रोटेस्ट में, नहीं उन लोगों का साथ दे सके, उन साथियों का साथ दे सके। वो मार खाए, उनमें हमारे कितने दोस्त मार खाए, उनको देख करके एकदम मन ऊब गया था। मतलब अंदर से जो आवाज नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। आप नहीं लिख सकते, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। आप कुछ नहीं कर सकते, एक कवि की कविता आप आगे बढ़ाइए जो प्रेरणा दे रही हो लोगों को, लेकिन कुछ करिए, खाली मत बैठिए। और एक कलम बहुत कुछ कर सकती है। ये इतिहास गवाह है कि कलमकारों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को संभाला। और जी बिल्कुल। आजादी में भी बहुत सारे कलमकारों का हाथ था। तो एक कलम बहुत कुछ कर सकती है, मेरा ये मानना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप लिखिए, इस कोशिश पे करिए, कलम पे बहुत कुछ जी, निकलेगा। कलम पे मैंने लिखा था, कलम को तेग बनाकर स्याही को खून मानकर। तेग मतलब तलवार होती है। कलम को तेग बनाकर स्याही को खून तलवार। मानकर संघर्ष के मैदान में लिखनी है इबारत। तो कलम बहुत कुछ कर सकती है, बहुत जैसा कि आपने कहा। खूबसूरत। और जैसा कि बहुत आपने कहा खूबसूरत, कि तो ये सच है कलम। जी, और जैसा कि आपने हम्म। कहा कि जब ये सब चीज चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम किस तरह से योगदान दे सकते हो। शायद हम वहां पर मौजूद रहें और हमें अंदर अंदर लग रहा हो कि हमारे खड़े होने से क्या हो रहा है, सरकार मेरे खड़े होने से गिर नहीं सकती। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत छोटी सी है कि बिल्कुल। एक बार एक जंगल में आग लगी होती है, बहुत भयानक आग लगी होती है। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे होते हैं, ऊपर एक बंदर बैठा होता है। एक छोटी सी चिड़िया वो कहीं से पानी अपने चोंच में भर के लाके उस आग को बुझा रही होती है। बंदर हंसता है उस चिड़िया हम्म। पर कि तुम्हारे इतने से पानी के वजह से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का जो जवाब होता है बहुत खूबसूरत जवाब होता है कि मुझे पता है कि इतनी भयानक आग है, मेरे इस इतने एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आग लिखा जाएगा। बुझाने वालों में होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसे अगर 100 चिड़िया वहां पे खड़े होकर के या उस समय आग बुझाने में योगदान दे तो आग बुझ भी सकती है। इस बात का भी बिल्कुल। ध्यान रखना होगा। जो लोग ये कहते हैं हम कर ही क्या सकते हैं अफसोस के अलावा, तो हमने आप अफसोस ना करके कुछ करने की कोशिश करिए, चीजें जरूर बदलेंगी। बिल्कुल आप अपने स्तर तो पर योग। यही है। बिल्कुल अपने स्तर पर योगदान देना बहुत जरूरी है। और आज ऐसा समय है, मजदूर वर्ग, महिलाएं, सबके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि ये तानाशाही लोग सबके खिलाफ खड़े हो गए और लोग अभी भी नहीं जाग रहे। ये बहुत दुख की बात है। वो एक दिन का आंसू होता है कि उन्होंने मजदूर के जाते हुए तस्वीरों को फेसबुक पे शेयर कर दिया, चार का हम्म। लाइन लिख दी, उसके बाद वो फिर कल भूल जाएंगे कि मजदूरों का क्या हाल हुआ था। एक दिन तो समय आएगा। वही है कि पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, 99 पर भी नहीं उबलता, पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है। तो जब वो 100 डिग्री आएगी और क्रांति आएगी तो सब बदलेगा एक दिन। बस उस 100 डिग्री के इंतजार में हम बैठे हैं। और उस 100 डिग्री के लिए आप जैसे लोगों की ये जो क्रांतिकारी कविताएं वो ऐसी आंच उबलती रहनी चाहिए कि, और अब कलम, वो आग कलम की ही बिल्कुल, होनी चाहिए, हिंसा के बजाय बिल्कुल, बिल्कुल। कलम की आग होनी चाहिए, जैसे बाकी लोग खासकर सरकार दबाने की कोशिश करती है। तो शायद, खैर उस पर डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, हम आपको फिर उसका मुद्दा बदल रहा है, हम आपको फिर जाना चाहेंगे। तो अदिति, जब आप ऐसे किन मौकों पर आपने को लगा कि आपको लिखना चाहिए, या आपको बचपन से लिखने का शौक था इस तरह की कविताएं, या फिर कोई ऐसा खास मौका आया जब आपको लगा कि नहीं नहीं हमें तो, क्योंकि ज्यादातर आपको भी, आप अच्छी खासी जानकार हैं, आपको पता होगा लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो कोई अपने महबूब के जुल्फों से लिखना शुरू करता है, कोई उसकी तारीफों से जी। लिखता है, उसकी जुल्फ ऐसी है, उसकी खूबसूरती ऐसी है, वो मैं चांद तोड़ लाऊंगा। तो ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो उन सब के इतर कहीं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा कब लगा कि हमें इन मजदूरों और इन सब के लिए ऐसा लिखना चाहिए?
ये बहुत अच्छी सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। लोग जल्दी से नहीं पूछते, सभी इसी से शुरू करते हैं कि मेरा दिल टूट गया और ये वो, हमने भी इसी से शुरू किया था। और हम सब बात ने ये नहीं हम थी कि सब सच ऐसे ही में शुरू करते हैं। ये नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था, बात ये थी कि उस समय पढ़ना शुरू किया था। तो जब आप किसी शायर का नाम सुनते हो या शायरी के बारे में सुनते हो, तो आपको प्रेम, गजल, नज्म, है ना, मतलब जो सब प्रेम पे होते हैं, गजल, नज्म और क्या बोलते हैं शायरी, सब प्रेम से, आपको, आप जब भी इन सब चीजों का नाम सुनोगे आपको लगेगा प्रेम पे लिखी गई होगी। तो जी। हमने भी यही शुरू किया, जॉन साहब को पढ़ना शुरू किया। और क्या बोलते हैं, फैज साहब को पढ़ना शुरुआत हमने जॉन साहब से की थी, तो बड़ा उसी में खोए और हुए थे कि एकदम जहाँ जॉन तक एलिया बन जाना है। मुझे जानकारी है, फैज से ही मोहब्बत वाली शायरी से शुरू किया था। बिल्कुल। तो जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे ना और लोगों को पढ़ना शुरू किया। जैसे कि मैंने एक YouTube वीडियो देखा था शबाना आजमी का, शायद जी। रेखता का था या कहाँ का था। तो उन्होंने कैफी आजमी की एक कविता सुनाई थी, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी। तो वो बड़ी प्यारी सी, मतलब कविता बोल रहे हैं हम, वो नज्म थी। तो नज्म, अगर हम इतना टेक्निकल चीजें गजल जानते कहते नहीं है, हैं। जी। तो हाँ गजल थी। तो उसको पढ़ा और उसको पढ़ने पहले उसको सुना वहां पे, उसके बाद वो पूरी गजल हमने पढ़ी। पढ़ने के बाद समझ में आया कि क्या, मतलब क्या गजल ही लिख गए उस समय। फिर जी। फैज साहब को पढ़ा। फैज साहब एक ऐसे शायर रहे हैं, या ऐसे क्या बताएं, कि उन्होंने प्रेम से इतर भी लिखा, उन्होंने मजलूमों की आवाज बने वो एक समय पे। तो उनको पढ़ना शुरू किया। फिर जितना आप पढ़ोगे तो उतना आप समझोगे। फिर धीरे धीरे ये एक्टिव इसमें आने लगे, मतलब लेफ्ट को पढ़ना शुरू किया, पाश को पढ़ना शुरू किया, नागार्जुन को पढ़ना शुरू किया। तो समझ में आया शोषण हुआ है। फिर शोषण के बारे में पढ़ना था, किताबें और पढ़ी, देखा कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसे लोगों ने झेला है, किस तरीके से इतिहास को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल ने कितना हम लोगों को गुमराह किया है। सिंपल सी बात ये है। बिल्कुल। हमें भी यही लगता था, हमें भी बहुत सारी चीजें, हमें लगता था कि क्या बोलते हैं, वीर सावरकर का बहुत योगदान था भाई आजादी में। हमें भी ये सब बहुत लगता था, हमें भी नेहरू के खिलाफ बहुत दिमाग, पता नहीं क्या क्या सोचते थे। धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि अच्छा ये इस तरीके से हुआ था, इस तरीके से झुटलाया गया। पढ़ते पढ़ते समझ में आया। दलित साहित्य में बहुत रुचि आई उसके बाद। दलित साहित्य, प्रेमचंद, प्रेमचंद से शुरू किया था दलित साहित्य हमने। उसके बाद फिर उसको जब पढ़ना शुरू किया तो एक अंदर से नहीं आवाज आती कि नहीं, आज भी वही, आज भी शोषण हो रहा है, बस उसके तरीके बदल रहे हैं। तरीके बदल गए। महिलाओं के ऊपर, हाँ, एक एक कहीं पे लिखा था, महिलाओं की कोई जात नहीं होती। ये बात एकदम सच है, महिलाओं की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हर धर्म, हर जात की महिलाएं शोषित हैं। अलग अलग तरीके से शोषण होता है वो उनका। अलग बात है, मदर्स तो डे पे सब पे महिलाओं की मोहब्बत हाँ, एकदम, अरे बहुत, इतना प्रेम, इतना और साल प्रेम के किया पूरे दिन वो जाएगा मर्दों माँ और की साथ गालियां देंगे, उसके बहन साथ की जो गालियां देंगे। भेदभाव, हाँ, माँ जी। की गाली, बहन की गाली, जो भेदभाव पूरे साल हुआ वो सब नहीं दिखता, वो एक दिन उनको सिर्फ दिखता है। तो और पता है क्या दिक्कत ये है हमारे देश में, कि महिलाएं खुद नहीं जानती कि उनके साथ शोषण हो रहा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जी। जरा से वो प्रेम की जो प्यासी नहीं होती, कि मतलब हाँ थोड़ा सा उनको प्रेम, आदर, सम्मान मिल गया, उनको लगता है बहुत कुछ हो गया। तो वो, और मैंने पैट्रियार्की हमेशा, पितृसत्तात्मक जो समाज है उसी में मैं रही हूँ, जी। मैंने वो हमेशा से देखा है, उससे ग्रसित रही हूँ। तो वो और ज्यादा दिमाग पे हावी करता गया। और फिर मेरी ज्यादातर कविताएं आप देखोगे वो महिलाओं पे या शोषित वर्ग पे ही होती हैं। मतलब वैसे मैं इतना कुछ लिखती नहीं, ऐसे कविता बोल रही हूँ बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं इतना कुछ लिखती नहीं, लेकिन जो भी अगला मैंने अगर सवाल कभी मेरा लिखा है। अगला सवाल मेरा इसी पे था, जो आपने बता दिया कि हम, मैं ज्यादातर देखता हूँ कि आप महिला मुद्दा आपका ज्यादा रहता है, तो यही सवाल था। लेकिन आप उसी मौजू पे आ गई हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आपको बीच में रोका जाए, उसी पे बात की जाए कि महिलाओं पे लिखने के लिए ऐसा कुछ खास आपके जहन में कुछ आया है तो, लेकिन आपने हाँ। बता ही दिया आधी चीज, तो मैं हम्म, इसी में आ गया, और आपको क्या होगा जो बात। महिलाओं में मैंने, मतलब महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि जब आप खुद किसी चीज से ग्रसित होते हो ना, मतलब या खुद आप शोषण के शिकार होते हो, मतलब मैं जी। बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मतलब मुझे दबाया गया, मुझे पढ़ाई के लिए रोका गया, ये सब नहीं हुआ। पर मैंने शोषण होते हुए देखा है, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो माँ हो, वो बहुत खुश हैं, वो अपने, उनको नहीं लगता उनके साथ शोषण हुआ, लेकिन मुझे पता है उनके साथ शोषण हुआ। या मेरे गांव में रहने वाले चाचा चाची की बेटियां, जिनको 12वीं पास करने के बाद सीधे शादी कर दी जाती है और उन्हें उसमें कुछ गलत भी नहीं लगता,
है ना। तो उनको देखा, हमें ये लगा कि अगर मेरी माँ ने निकल करके मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज मेरी भी यही हालत होती कि मैं गांव में रह करके इस तरीके से इन लोगों के साथ ही होती, और यही घर में बर्तन चौका और फिर शादी, बच्चे। आपको पता भी नहीं होता कि हाँ इससे बाहर की, उन्हें आपको लगता कि यही चीज है, हमारे हक में यही बिल्कुल हुआ है, यही हमें तो यही वही करने होता की। ही है कि आप हमारी माँ को वो सिखा करके उनकी माँ ने भेजा और वो अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि नहीं, अगर पति मारता है तो सह लो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, तुम पत्नी हो, तुम क्या ही कर सकती हो। लेकिन फिर मैंने अपनी बिल्कुल माँ को देखा, क्योंकि माँ एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, उसने कमाया, आज भी वो कमा रही है और मेरे को दे रही है ताकि मैं पढ़ सकूं, तो ये समझ में आया। और एक और चीज दिमाग में आई कि सबका हल सिर्फ पढ़ाई है। आप जितना पढ़ोगे उतना आप समझोगे, और हर एक वर्ग को, महिला पुरुष सबको पढ़ने की बहुत जरूरत है। और जो लोग मेरे को फेमिनिस्ट, वो जो फेमिनिस्ट वाला टर्म यूज करते हैं वो इस तरीके से, और वो ऐसा बोलते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, पुरुष भी बहुत शोषित है। पुरुष पुरुष कैसे शोषित है? पुरुष ऐसे शोषित हैं कि पुरुष, मुसलमान पुरुष शोषित है, दलित पुरुष शोषित है, नीचे तबके का पुरुष शोषित है। पुरुष का शोषण इतना ही है, और शोषण भी पुरुष ही कर रहा है उनका। अब महिलाओं का शोषण भी पुरुष ही कर रहा है। मैं पूरी तरीके से इस चीज के खिलाफ हूँ। एक मेल फेमिनिस्ट, जो मेल फेमिनिस्ट कहा जाता है कि नहीं भाई मैं महिलाओं के लिए खड़ा हूं या इस तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच से एक कोने में ग्रसित होता ही होता है। उसके अंदर भी वो जो मर्दाना सोच होती ही होती, वो उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहा होता है। बस इतना फर्क है एक पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित पुरुष में और एक बदलाव लाने वाले या थोड़ा प्रोग्रेसिव इंसान में, बस आदित्य, इससे ज्यादा कोई। आपसे जिस तरह से बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम एक बार में इसको पूरा कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपसे एक बार फिर इस टॉपिक पर चर्चा करूं, क्योंकि बहुत खूबसूरत बात आप कह रही हैं कि जिस तरह से आपने महिला और पुरुष को दर्शाया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मैंने खुद देखा है कि कई जो जैसे जो महिलाओं के लिए बोलती हैं, वो फिर पुरुष के लिए एक कहीं ना कहीं, हम, मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों ने भेदभाव नहीं किया, पुरुष ही भेदभाव करते आ रहे हैं महिलाओं के साथ, लेकिन वो उनके अंदर फिर सारे पुरुषों के प्रति द्वेष आ जाता है। लेकिन जो आपने अभी एक बहुत बिल्कुल खूबसूरत बात कही कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी इसके शिकार हैं पुरुषों से, तो ये बात आपकी शिकार है मुझे बहुत अच्छी पुरुषों लगी। से। और और खास महिलाएं तो ही है, क्योंकि मैं एक छोटी सी और बिल्कुल बात कहना, अभी ना लोग। जी जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी हम लॉकडाउन में यहाँ पर हैं, मैं अपने भाई के यहाँ आया हूँ और उनके दोस्त हैं यहाँ पे, तो हम 3-4 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हमारा क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, खाना क्या बनेगा, ठीक है, फिर दोपहर में पता चलता है खाना क्या बनेगा, रात में क्या पता चलता है खाना क्या बनेगा, सब्जी काटो, एक खाना बना रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है, मतलब आप समझ नहीं सकते। सिर्फ, और ये तब हमारा ये हाल है जब हमें पता है कि लॉकडाउन कुछ महीनों का है, हमें उसके बाद फिर हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब आप यही हम अपने महिलाओं का सोचते हैं, वो जिंदगी भर यही करती आ रही है कि उन्हें खाना बनाना है, घर का बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, सिर्फ खाना तक ही सीमित नहीं, उन्हें हर कुछ करना है, और वो सिर्फ सोने के बाद फिर अगले दिन पूरा दिन वही करना है। तो उसके बाद मुझे खुद रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने खुद शोषण किया अपने घर पर, अपनी माँ से, अपने बिल्कुल बहन से, हमें खुद ये एहसास हुआ। तो इसके बाद काफी सीख आई इस लॉकडाउन बिल्कुल। के। और पता है क्या, लोग अब सिर्फ यहीं तक ही नहीं सीखना है, सीखना यह है कि उन महिलाओं का सोचिए जो घर के काम भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, ठीक है, काम, बाहर के काम भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं। दूसरा, इस देश में महिलाओं को ना एक ये दे दिया जाता है, जैसे बोला जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका मतलब जी, जहाँ नारी पूजी एक जाती है होती है वहाँ वहां देवता देवता बसते हैं। जी। कितना इसमें कितना ये सरकास्टिक है, आप ये देखिए कि नारी की पूजा होती है, बसते देवता है। मुझे तो हंसी आती है इस बात पे, है ना। और उसके बाद फिर आपने एक महिला को माँ, बेटी, बहन, बीवी, इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। वो एक महिला नहीं है, वो माँ है। आप सोचो, आपको इज्जत करनी है क्योंकि वो भी किसी की बहन, बेटी, माँ हो। अरे वो इंसान है आपकी तरह, आप उसको सिर्फ एक इंसान की तरह देखो ना। एक पुरुष की इज्जत इसलिए नहीं करो, एक पुरुष की इज्जत इसलिए करो क्योंकि वो पुरुष है, और एक महिला की इज्जत इसलिए करो क्योंकि वो किसी की माँ, बहन, बेटी क्योंकि वो माँ और है पता या नहीं क्या बेटी है। क्या। उनको आपने रिश्ते में बांध दिया बहुत है, बस खूबसूरत। आपने उनको अपनी जिंदगी जीने नहीं दे रहे। आदिति, इस टॉपिक पे, जी इस टॉपिक पे हम बिल्कुल, हम आपसे अभी
सहमति ले रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगी आगे फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिलहाल हम आपसे कुछ कविताएं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि आपको कविताएं सुनाएंगे। बिल्कुल ये ऐसा मुद्दा है कि हम आपसे 1 घंटे भी बात करेंगे तो कम लगेगा। तो हम बिल्कुल। चाहते तो हैं कि इसी आप मुद्दे कविताएं पर मैंने कविता लिखी है, अगर आप सुनना चाहे तो मैं जरूर, इसी मुद्दे पर बिल्कुल मैंने बिल्कुल कविता लिखी थी कि बिल्कुल। ये थी कि मुझे किसी ने जलाया नहीं है, ना ही मुझे किसी ने मारा है, ना ही घसीट कर बंद करा है चार दीवारी में, ना ही जी मेरे ख्वाबों का खून किया है। वो मैं हूं जिसने उन्हें ये सब करने दिया है। उनको मेरा गला घोटने की ताकत मेरी चुप्पी से मिलती है। इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही आवाज नहीं उठाई और सब सहती गई। मैंने उन्हें मौका दिया मुझ पर अत्याचार करने का, तभी पटक दी गई हूं अंधेरे कमरे में कहीं। एक बंद पुराना पिटारा है इसी अंधेरे कमरे में, उसमें कुछ ख्वाहिशों का धुआं है और राख है कुछ ख्वाबों की। और वाह, पड़े पड़ी है उसमें एक सिगरेट और माचिस भी। अब मैं यहाँ क्या करूं? सोचती हूँ जलाऊं उस सिगरेट को एक बार में ही माचिस से, और लूं दो चार कश, गर्म करूं अपना खून, और सोचूं आगे कैसे मेरे ख्वाबों के हथियारों के हाथ काटने हैं, और छीनना है वो सारे मौकों को जो मैंने उन्हें दिए खुद को तोड़ने के। कैसे इस अधजली सिगरेट से जलाना है उस मानसिकता को जो सामाजिक बेड़ियां बनकर मेरे पैरों में बेवजह ही डाल दी गई हैं। जलाकर राख कर देना है मुझे कैद करने वाली मानसिकता को, ताकि किसी और के ख्वाब कभी राख ना बन सके और ख्वाहिशें कभी धुआं बनकर ना उड़े। मतलब वाह। मैं इसे सही से पढ़ नहीं पाई जितनी है मतलब ना मैंने ना, लिखी थी उसे, क्योंकि मैंने हाँ, इसको और लिखने के बाद बहुत पहली मतलब दूसरी बार पढ़ी है। इसका डीप संदेश भी है कि आप शांत मत बैठिए, अपने हक के लिए आप ही बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल, आपके हक के लिए कोई नहीं खड़ा होने वाला। अगर आप ये सोच, हर इंसान तभी एक लड़ाई से जुड़ता है या तभी आवाज उठाता है जब उसका उसमें कुछ पर्सनल, वो अपना कुछ पर्सनल अटैचमेंट देखता है। या रेप विक्टिम की माँ, जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके लिए पूरा देश खड़ा तो जरूर हो जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके उस खड़े होने से क्या बदलाव आया? आज आपने कैंडल मार्च कर लिया, फिर उसके बाद अगले 2 दिन बाद रेप होता है। उसको रोकने के लिए क्या करना है? हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपनी लड़कियों को तो ये सिखा देते हो कैसे पहनना है, कैसे चलना। अरे भाई, रात में लड़कियों को निकलना चाहिए, आप अपने आदमियों पे पाबंदी लगा दीजिए, रेप नहीं होंगे, हम कहते हैं। क्योंकि आपने सही। कभी नहीं सुना होगा किसी महिला ने रेप किया है, रेप पुरुष ही करता है। ठीक है, और वो भी उसकी मानसिकता की गलती होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, रेप कल्चर को बढ़ावा देता है, वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट। क्योंकि पुरुषों को ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कमजोर है, उनकी एक सोच बन चुकी है, और उस सोच की ही वजह से ये सब कुछ बिल्कुल होता है। सही। और इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा दोष है कि क्योंकि हमारे देश में ना महिलाएं ही महिलाओं को ज्यादा दबाती हैं। मैंने ये भी देखा है, हमारे घर की महिलाएं आज भी, उनको उनका ये कहना है कि निर्भया रेप कांड में निर्भया की मतलब उस लड़की की ज्यादा गलती क्या? थी कि उसे इतनी रात में निकलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों को बदलना होगा। मतलब अब तो क्या, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या ही आप बदल सकते हैं? उनके मरने का इंतजार करिए, क्योंकि ये लोग कीड़े हैं। मैं सीधे बोलती हूँ, भले वो मेरे घर के लोग हों, आपके घर के लोग हों, ये लोग कीड़े हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ गंदा किया है, बहुत कुछ गलत कर दिया है, और उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। और हमें ये देखना होगा कि हमारे आने वाली जनरेशन उसका शिकार ना हो। जी, बहुत बहुत विचार हैं आपके, और मैं चाहूंगा ऐसे ही आप क्रांति भरी अपने कलम से जहर, सकारात्मक जहर निकालती रहे। और जो ये, और वो मैंने जहर शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि जो आपने कहा कि ये जो कीड़े हैं, तो ऐसे कीड़े बिल्कुल। उससे मिट सके, ऐसे आपके कलम के जहर से। तो तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करो, और समय काफी ज्यादा हो गया है। क्योंकि मैं पहले ही रखने वाला था, लेकिन इतना अच्छा बोल रही हैं आप कि मैं बीच में, मैंने आपको टोकना मुनासिब नहीं समझा। और मुझे पता है अभी बहुत सारी कविताएं हैं आपके पास जो अभी आपके पिटारे में रह गई हैं, जो अभी सामने नहीं आ पाई, क्योंकि कविताओं से ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन हो गया हमारे बीच। और हाँ क्योंकि जी।
बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको जोड़कर आरफील, और मुझे पता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूँ आगे फिर आपसे जोड़ूं, और आप ऐसे ही अच्छा लिखती रहें। बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आरफील को बहुत भी आप ऐसे ही शुक्रिया। समय देती रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का बोलने के लिए। ये पहली बार है कि मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। एक बार पहले आपने इंटरव्यू लिया था तब बोला था, और ये दूसरी बार भी आप ही ने बोलने का मौका दिया है। मैं नहीं बोलती, मुझे बहुत डर लगता है। आप ये देख रहे हैं पसीना आ रहा है, मैं नहीं बोल पाती जल्दी से इस तरीके से। आप बहुत 1 to 1 बात कर लीजिए, खूबसूरत, चलेगा। बहुत खूबसूरत बोल रही। इतनी देर से तो हम चुप बैठे हैं, बाकी सारे दर्शक आप ही को सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा बोल रही है। और इससे पहले भी जब हम पंचायत टाइम्स में जुड़े थे, आप आई थी, तो तब भी बहुत अच्छा था। उसकी काफी तारीफ बहुत लोगों ने की थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और फिर आगे मैं आपसे जुड़ूंगा। और क्योंकि हम क्रांतिकारी साथी हैं, तो आप, मैं जब कहूंगा आप जुड़ ही जाएंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसी के साथ, जो ये 2 शब्दों के साथ जो आप कह के खत्म करना चाहें वीडियो को। तो शब्द तो, आने वाले समय में क्रांति का इंतजार रहेगा, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो एक है कि इंतजार भी लाल है अब, अगर मुकम्मल ना हुआ तो क्रांति होगी। जय वाह। भीम, लाल सलाम। बहुत बढ़िया आदिति। हाँ, जी, आदिश्री, बहुत बढ़िया। और अपना कीमती समय देने के लिए आरफील को बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बहुत उम्मीद शुक्रिया करता हूँ आपका आगे भी। फिर हम आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद।